नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास के बारे में या पहले चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है और इसके पहले आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या है कि इस चैप्टर में इस जो है चैप्टर के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं जर्मनी और इटली का निर्माण कैसा होता है, इसमें बात करते हैं। तो इसके पहले आपको हम बता दिए हैं कि कैसे 1848 के पहले जो है कैसे जो है वहाँ पे रूढ़वादियों का जो है यूरोप में जो है कब्जा हो जाता है और जो है उदारवादियों का जो आंदोलन होता है उसको दबा दिया जाता है। तो अब यहाँ बात करते हैं इटली और जो है जर्मनी कैसे निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी में क्या है कि क्या सेना राष्ट्र निर्माता हो सकती है। यहाँ पे सेना के लिए विशेष बात कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माता कैसे हो सकती है, उसके बारे में डिटेल से हम आगे बात करते हैं। इसके पहले बात कर लेते हैं कि 1848 में क्या हो, राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। जो अभी राष्ट्रवाद उठ के बन के जो है उदारवादियों के साथ था, क्रांतियों के साथ था, अब क्या है अलगाव होने लगता है। और क्या होता है कि जो राजनीतिक प्रभुत्व होता है उसमें रूढ़वादियों का कब्जा होता है और रूढ़वादी अब क्या करते हैं, जो राष्ट्रवाद का ही जो है राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल करके अपना फायदा लेते हैं और उसी के अनुसार वो अपना चलते हैं। 1848 में क्या होता है, मध्यवर्गीय वर्ग जो होता है वो जब महासंघ बनाते हैं और महासंघ बनाने के बाद जो कहने का मतलब एक संघ निर्वाचित संसद द्वारा जो संघ बनता है उसको क्या होता है कि जब संसद राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए उसको बनाते हैं और संसद चुनने जाते हैं, इसके बाद क्या होता है कि जो उदारवादी होते हैं और फिर जो है सेना होते हैं, सेना ने मिलकर और जो है उदारवादियों को दबा दिया जाता है। उसमें राजशाही सहायता करते हैं सेना के साथ और प्रशा के बड़े भूस्वामी सहायता करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है जो मध्यवर्गीय वर्ग जो बनाया था अभी उदारवादियों को जो समूह रहता है कि इसको जो है रूढ़वादियों से मुक्ति मिल सके, वो नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मध्यवर्गीय वर्ग होते हैं वो मजदूर और काश्तकार का जो मजदूर और जो श्रमिक होते हैं और उनका क्या करते हैं, वो लोग जो है जो मांगे होती हैं उनको जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनको कहने का मतलब साइड में कर देते हैं। तो उससे उनका भी समर्थक छूट जाता है। बाद में क्या होते हैं कि ये सेना के साथ और जो राजशाही होते हैं ये मिल जाते हैं और प्रशा की कुछ उसमें अन्य राज्य भी सहायता जो कर देते हैं। इनके वजह से क्या होता है बाद में रूढ़वादियों का जो हार हो जाती है। उसके बाद क्या घटना घटती है कि यहाँ पे रूढ़वादियों का कब्जा होता है। अब रूढ़वादी कैसे यहाँ पे शासन चलाते हैं, सत्ता करते हैं, कैसे देश एकीकृत करते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं कि जो प्रशा रहती है। इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ बड़े गोस्वामी के सहयोग से दबा दिया जाता है आंदोलन उदारवादियों का, तो क्या होता है प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो आंदोलन संभाला था, अब उस आंदोलन के क्या होता है कि इसमें आंदोलन संभालने के लिए प्रशा पूरा जो है राष्ट्रीय एकीकरण करते हैं और इसमें जो है जो प्रमुख मंत्री होते हैं उनके क्या उनका सब ऑटो वन बिस्मार्क का बहुत बड़ा इसमें जो है रोल होता है। और ये क्या करते हैं, प्रक्रिया के जनक होते हैं। जो आंदोलन होता है इसके नेतृत्व करता या इस सब प्रक्रिया के जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो इस तरह का जो है अब आगे अपना जो है एकीकृत किन की सहायता से करते हैं, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि किसकी सहायता लेते हैं, सेना व नौकरशाही की मदद लेते हैं, जिसके वजह से वो जो है एकीकृत कर पाते हैं इटली को। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है एकीकृत करने में 7 साल के अंदर ये क्या करते हैं, जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को ये जीत लेते हैं। और इसमें जीतने के बाद क्या होता है कि ये तीनों युद्ध में जो है प्रशा की जो है जीत होती है। और फिर अंत में क्या होता है कि जनवरी जो है 1871 में वारसाई में एक समारोह होता है। समारोह में ये घोषणा की जाती है कि जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा, प्रशा का जो राजा बनेगा वो विलियम प्रथम बनता है राजा। और जर्मनी का जो यही जो है जर्मनी का जो है सम्राट घोषणा की जाती है कि जर्मनी के सम्राट बनेंगे प्रशा के राजा। और क्या होता है फिर 18 जनवरी 1871 को सुबह सुबह की ठंड के समय मौसम में क्या होता है कि जर्मन में जो ये जो है सुबह बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। 1871 में जनवरी की जब बात होती है तो यहाँ पे जो है जो इकट्ठा होते हैं उस समूह में वारसाई में, एक वारसाई के महल में। तो क्या होता है कि प्रमुख जो मंत्री होते हैं वो बिस्मार्क, यहाँ पे प्रमुख मंत्री बिस्मार्क और इसके साथ जो जर्मन के राजकुमार होते हैं, सेना होते हैं, ये सारे लोग समूह के जो है इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिस्मार्क के साथ साथ बहुत सारे लोग मिलकर वारसाई में जब इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे ऐसे इस्तेमाल होता है, उसमें एक कड़ाके ठंड में वो लोग सब लोग मिलते इकट्ठा होते हैं। और वहाँ पे इकट्ठा होने पे क्या होता है, नए जर्मन जो सम्राट होते हैं विलियम को क्या होता है कि वहाँ बना देते हैं कि
जर्मनी के यही प्रमुख क्या होंगे, सम्राट बन जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नए जर्मन की जब सम्राट बन जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। इन बदलावों की बात करेंगे तो वहाँ पे कैसे बदलाव होते हैं कि आधुनिक तरीके से, जैसे बैंकिंग है और इसके बाद जो है मुद्रा है और कानूनी जो है न्याय के रूप में देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। और उन बदलावों के माध्यम से आप जो है जर्मनी का जो है आगे जो है कार्य होगा। जैसे इनके आधुनिकीकरण पे जोर पे मॉडल जो है ये बहुत जोर देते हैं, जो ये नए सम्राट बनते हैं। और इस नए जो है जर्मन का जो है अब क्या होता है, मॉडल का रूप में ये साबित होता है जर्मनी में। और इसके बाद ये जो है यहाँ से आप क्या देखते हैं कि अब ये जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। उसमें जो है सेना का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो इकट्ठा होते हैं, एकीकृत होती है जर्मनी, उसमें क्या होता है, सेना की सहायता ली जाती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि क्या सेना राष्ट्र निर्माता हो सकती। हाँ, अगर पूरा सेना अगर सेना के बल पर इकट्ठा जो है युद्ध लड़ा जाए, सेना की वो किया जाए, सेना इकट्ठा होकर आती है तो स्वाभाविक सी बात है वो राष्ट्र निर्माता कही जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे इटली की बात करते हैं। अभी तक आपने देखा कि जर्मनी की बात की है, और जर्मनी क्या है, एकीकृत हो जाता है। विलियम प्रथम यहाँ के सम्राट घोषित किए जाते हैं और नए तरह से कि जो एकीकृत जर्मन होती है अब उसके जो है सम्राट बनकर उसके अनुसार नए नए नियम कानून जो होते हैं और बहुत आधुनिक तकनीकी जो होती है, आधुनिक तरीके से सारे सुधार करके उसमें शासन करने लगते हैं। अब इसके बात करते हैं कि यहाँ पे इटली, जर्मनी की तो बात हो गई, इटली की बात करते हैं। इटली में ही भी जर्मनी की ही तरह होता है। इटली में भी देखेंगे तो जो है बहुत जल्दी तुरंत कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें भी बहुत जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं, इसमें भी अनेक वंशानुगत राज्य होते हैं और बहुत सारे क्या है बहुराष्ट्रीय जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये जो है इटली भी बिखरा रहता है। इटली की बात करें तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में बहुत बिखरा रहता है और 19वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ कंडीशन ये रहती है कि लगभग ये इसके 7 भाग होते हैं, किसके, इटली के। और ये जो है यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 7 भागों में देखेंगे, एक भाग में तो केवल सार्डिनिया पीटमार्ट जो होता है, पीटमार्ट यही इसी का शासन रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, इतावली जो राजघराना होता है उसी का शासन रहता है। और इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे उत्तर में ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग का जो है शासन रहता है और मध्य का भाग जो है पोप के हाथ में रहता है। और इसके बाद दक्षिणी की बात करेंगे, दक्षिणी भाग किसके हाथ में रहता है, स्पेन के बूर्बो राजवंश जो राजाओं रहते हैं उनके जो है हाथों में जो रहता है। और यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे जो इतावली भाषा होती है वो उसको साझा लोग जो है उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता है और वो क्या होती है, एक क्षेत्रीय स्थानीय रूप में ही मौजूद रह पाती है। जो वहाँ पे इतावली लोग होते हैं वहाँ पे उनकी भाषा की ज्यादा वो नहीं पाता। यहाँ पे बात करेंगे कि हम 1830 में क्या होता है, फिर जोसेफ मैथ्सनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इतावली गणराज्य का एकीकृत करते हैं। कैसे इतावली एकीकृत गणराज्य बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो यंग इटली का गुप्त संगठन बनाते हैं। यंग इटली गुप्त संगठन में वो बनाने के बाद वो क्या किस लिए करते हैं कि वो जो है उसको सत्ता परिवर्तन ला सके। और यहाँ पे क्या होता है कि 1831 से 1848 की जो क्रांति होती है उसमें जो है विद्रोह जो होता है वो असफल हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो इतावली विद्रोह होता है उससे जो है क्रांतिकारी जो विद्रोह होता है असफलता से जो इतावली लोग होते हैं वहाँ पे जो इतावली को फिर जोड़ने के क्या किया जाता है, इतावली राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी आ जाती है। जो 1831 और 1848 के जो है इसमें युद्ध होते हैं, विद्रोह होता है, क्रांतिकारी विद्रोह, वो असफल हो जाते हैं। उसके बाद जो इतावली जो है राज्य होते हैं उसको जो जोड़ने का काम हो जाता है वो कहाँ आ जाता है कि राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमार्ट के जो विक्टर एमेनुअल जो द्वितीय रहते हैं उनके ऊपर आ जाती है। और वो क्या करते हैं, फिर इटली का जो है एकीकृत इटली का जो है निर्माण करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एकीकृत इटली को आर्थिक विकास व राजनीतिक प्रभुत्व संभावनाएं उत्पन्न लोगों को दिखाई देने लगती है। क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं बढ़ जाएगी या उत्पन्न होंगी, ऐसा उनके मानना रहता है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि जो उनके प्रमुख मंत्री रहते हैं काउर क्या होते हैं कि उनके नेतृत्व में ये सारी चीज घटनाएं जो है जिम्मेदारी आ जाती है, उनके नेतृत्व में सारे काम होते हैं। ये क्या रहते हैं, इटली के जो काउर मंत्री रहते हैं ये ना तो क्रांतिकारी होते हैं ना तो ये जनतंत्र में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ये काउर जो रहते हैं ना तो जनतंत्र में विश्वास करते हैं ना तो ये क्रांतिकारी रहते हैं। तो ये इनके जो विचार रहते हैं अपने अनुसार ये सब अपना काम करते हैं। इनको क्या होता है कि इतावली भी अच्छे से आती रहती है और फ्रेंच भी बहुत अच्छे से आती रहती है और ये बहुत चतुर कूटनीतिक जो है रहते हैं। और चतुर कूटनीति के तहत ये जो है अपना सारा काम करते हैं। इसी के तहत ये क्या है, एक संधि करते हैं, किससे, फ्रांस से और सार्डिनिया के बीच में
सार्डिनिया पीडमेंट के बीच में। और यहाँ पे जो सार्डिनिया जब ये फ्रांस से संधि कर लेते हैं, और इसी संधि के चलते क्या होता है, सार्डिनिया पीडमेंट जो है 1859 में जो है ये क्या करते हैं कि फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाने में कामयाब हो पाते हैं। इसमें काउर को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल है। और इसी तरह आप देखे होंगे कि इटली की जो है, जर्मनी में भी किनका, ऑटोवन बिस्मार्क का बहुत बड़ा जो है यहाँ पे रोल रहता है। वो उन्होंने कहने का मतलब बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पे निभाई थी ऑटोवन बिस्मार्क ने। इसी तरह यहाँ पे ये क्या होते हैं कि प्रमुख जो है काबुर जो मंत्री होते हैं, ये भी अपना बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाते हैं यहाँ पे एकीकृत करने में। और इसके बाद देखिए कौन, नियमित सेना, ये क्या किए थे, मतलब कि कैसे कैसे यहाँ पे ये जो है फिर राष्ट्र यहाँ पे एकीकृत होता है और जो है युद्ध होते हैं और सारी चीजें होते हैं। वो घटनाओं की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि नियमित सेना के साथ साथ ये क्या होता है, जो जोसेफ गैरीबाल्डी के नेतृत्व में ये अब काम होता है। यहाँ पे क्या होता है, नियमित सेना और जोसेफ गैरीबाल्डी जो रहते हैं वो क्या है, भारी संख्या में सशस्त्र से जो है सेवक रहते हैं उनके साथ साथ। ये जो है क्या करते हैं, फिर 1860 में ये जो है इकट्ठा मिल गए जो युद्ध करने में या सारी चीजों में इनका जो है सेनाओं का भी साथ में लेके चलते हैं। और ये 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों के स्पेन शासक को हटाने में क्या करते हैं, कामयाब हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, ये किसानों की भी सहायता ले लेते हैं। यहाँ पे जो है जोसेफ मैथ्यूनी क्या करते हैं कि वो जो है जो किसान होते हैं इनको समर्थन मिल पाने में सक्षम हो पाते हैं। और उस वहाँ पे एक चीज और सबसे बड़ी बात होती है कि जो 1801 फिर इसके बाद जब वो एकीकृत कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब सहायता मिल जाती है तो फिर किसान वो भी अपना जो है 1861 में इमैनुएल द्वितीय को क्या करते हैं, नए एकीकृत इटली के जो है राजा घोषित कर देते हैं। किसको राजा घोषित कर देते हैं, अभी आपको एक लाइन और हम फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नियमित सेना रहती है वो और प्लस गैरीबाल्डी के साथ में लेकर उनके नेतृत्व में काम होता है। और भारी संख्या में उनके साथ सतत सेवन जो है जो सेवक रहते हैं, सेना रहते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के जो राज्य स्पेन के शासक को हटाने में कामयाब हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। वहां पे क्या होता है, फिर वो किसानों को भी समर्थन मिल पाता है। और 1861 में इमैनुएल द्वितीय जो होते रहते हैं उनको नए एकीकृत इटली का जो है राजा घोषित कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, जो किसानों को समर्थन मिलता है उस एरिया में, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग निरक्षर रहते हैं, मतलब अनपढ़ रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो किसान वहाँ पे किसान समर्थक करते हैं, वहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे जो होता है कि इटालिया को जो है ये एकीकरण होता है, कहने मतलब इटली का एकीकरण होता है। और इटालिया के बारे में ये सोचते हैं कि इटालिया के बारे में है तो इटालिया उनको समझ में आता है लटालिया, और वो लटालिया को मानते हैं कि ये जो है इमैनुएल द्वितीय की जो पत्नी है उनका नाम है। इस तरह की बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मतलब जानते नहीं फिर भी वो जो है पूरा समर्थन करते हैं। इस तरह मतलब अपने विचारों से उनको भटका के अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में ये इटली का एकीकरण करने में सक्षम हो पाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि नए जो है कि इटली का जो है राजा जिनको बनाया जाता है वो कौन होते हैं, इमैनुएल द्वितीय को नए जो है एकीकृत का इटली का राजा बना दिया जाता है। अभी इस तरह आपको हम बताएं कि जो है जर्मनी का किसको राजा बना दिया जाता है, वहाँ पे विलियम जो है प्रथम जो होते हैं उनको राजा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे इटली को देखेंगे कि इमैनुएल द्वितीय राजा बन गए। अब इसी तरह की बात करेंगे कि इसी तरह की जो है ब्रिटेन की भी बात करते हैं। यहाँ पे आगे आते हैं, आपको जर्मनी बता दिए, इटली बता दिए, तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की भी बहुत अजीब दास्ता होती है। ये हेडिंग सेम टू सेम ऐसे ही मिल जाएगी आपको, देखेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्ता जो है। अजीब दास्ता क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे कि कोई बहुत जो है क्या होता है कि अचानक जो है बहुत ये नहीं कि हाँ कोई क्रांति हो गई या अचानक जो है कोई युद्ध हो गया, उस तरह कोई बात घटना नहीं घटती। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत जो है लंबी प्रक्रिया चलती है। यहाँ पे कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया प्रोसेस से यहाँ पे भी क्या होता है, ब्रिटेन में भी ऐसे ही एकीकृत होते हैं। और यहाँ पे ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में होता क्या है, 18वीं सदी के पहले जो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था, कहाँ पे बात कर रहे हैं, कब, 18वीं सदी के पहले की बात कर रहे हैं, ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था। तो वहाँ पे एकीकरण कैसे हुआ, एकीकृत कैसे हुआ, एक बहुत यूनाइटेड किंगडम कहने का मतलब ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, इस तरह सब सारी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, कैसे क्या था कि ब्रिटानी द्वीप जो था, ब्रिटानी द्वीप में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की प्रमुख पहचान निर्जातियां थी। और इनमें क्या थी कि बहुत कौन कौन से बात कर रहे हैं, फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड या आयरिश के जो है पहचान की जो निर्जातियां थी वो क्या थी कि यहाँ पे अलग अलग थी, सबकी संस्कृति अलग थी, सबकी भाषा अलग थी, सबकी जो है कहने का मतलब सबकी अपनी संस्कृति थी, सबकी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी, कहने का मतलब उनमें बहुत भिन्नताएं थी, सब अलग अलग रहते थे।
लेकिन फिर भी होता वहां पे क्या होता है कि जो अगला राष्ट्र वहां पे होता है, अगला राष्ट्र क्या करता है कि धन दौलत में जो है बहुत ज्यादा जो है अपना धन दौलत इकट्ठा कर लेता है, शक्तिशाली बन जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि वो जो है सत्ता में अपनी वृद्धि कर लेता है। जब सत्ता में वृद्धि हो जाएगी तो वो क्या होगा कि अन्य जो राजाओं जो राज्य रहते हैं उन पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने में वो जो है सफल हो पाता है। और इसके जब उसका प्रभुत्व बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो अपने जो है लंबे टकराव के बाद संघर्ष होने लगते हैं। फिर लंबे टकराव के बाद जो है संघर्ष का जो परिणाम निकलता है वहां पे क्या होता है कि 1688 में क्या होता है, अगला संसद जो होती है वो जो है राजतंत्रों की जो ताकत होती है उसको छीन लेती है अपने हाथ को, मतलब हथिया लेती है। और इसका परिणाम क्या होता है, जो संसद के माध्यम से वो राष्ट्र राज्य का निर्माण करती है। और राष्ट्र राज्य के निर्माण में क्या होता है कि इंग्लैंड जो है उसके बीच में आता था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो बीच में फिर समझौता होता है, और समझौता के तहत जो ये राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। और उसमें फिर क्या आगे क्या घटना घटती है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। कब? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से जो है एक जो इनके बीच में समझौता होता है, फिर क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है गठन होता है। और ग्रेट ब्रिटेन के गठन के बाद की घटना क्या होती है कि इंग्लैंड क्या होता है, व्यवहार में देखते हैं तो जो है स्कॉटलैंड के व्यवहार में क्या होता है, प्रभाव में भारी रहता है उसका प्रभाव में। और इसके बाद देखेंगे कि कहने का मतलब स्कॉटलैंड के ऊपर जो है इंग्लैंड जो है हावी रहता है, वो कहने का मतलब उससे नहीं दबता है, स्कॉटलैंड को दबाए रहता है वहां पे। और आगे क्या घटना घटती है, जो अगला सांसद होते हैं वो उनका ब्रिटानी संसद में भी दबदबा रहता है। जो यानी कि इंग्लैंड जो होते हैं किसका समर्थक रहते हैं, अगला सांसदों के समर्थक रहते हैं, वो संसद में भी उनका जो है दबदबा बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वहां पे क्या घटना घटती है, ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है स्कॉटलैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्कॉटलैंड की जो संस्कृति होती है और राजनीतिक संगठन जो होते हैं योजनाबद्ध तरीके से क्या होता है उनको ब्रिटेन जो है इंग्लैंड के लोग क्या होते हैं कि जो इंग्लैंड समर्थक होते हैं इसका अगला जो है सांसद जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको दबाते हैं। किसको? स्कॉटलैंड की संस्कृति व राजनीतिक संगठनों को योजनाबद्ध तरीके से दबाते हैं, ना कि डायरेक्टली युद्ध करके। योजनाबद्ध तरीके से जब दबाते हैं तो क्या होता है, स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो निवासी होते हैं जिन कैथोलिक, वो क्या होते हैं अपनी आज़ादी के लिए जो है आज़ादी व्यक्त करने के लिए जब वो उनकी मांग करते हैं या आंदोलन करते हैं तो वो क्या होता है उनका बहुत ज़बरदस्त दमन किया जाता है। और दमन के बाद क्या होता है कि उनका इतना ज़बरदस्त दमन होता है कि उनकी गोलिक जो भाषा होती है और जो राष्ट्रीय पोशाक होती है उसको तक पहनने तक की मनाही होती है। कौन सी भाषा? गोलिक भाषा। और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की जब मनाही होती है तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे मजबूर किया जाता है कि उनको वतन छोड़ने पे वतन छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके बाद देख लीजिए कि हम आपको बता दिए जर्मनी बता दिए, इटली बता दिए, और इसके बाद अब ग्रेट जो है ब्रिटेन की बता दिए। और यहाँ पे लास्ट में जो आता है वो क्या है कि ऐसी ही घटना की बात आयरलैंड की भी बात आती है। आयरलैंड का भी यहाँ पे क्या हाल होता है कि आयरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरलैंड का हाल कैसे है, यहाँ पे भी जो धार्मिक गुटों में दो भागों में दो रूप में बटा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में बटा था। ये जो धार्मिक गुट दो भागों में बटा था, यहाँ पे भी अंग्रेज कैसे क्या करते हैं, प्रोटेस्ट को तो अंग्रेज सहायता देते हैं। कहने का मतलब ये एक जो यहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग रहता है वो कैथोलिक का रहता है, लेकिन जो अंग्रेज किसकी तरफ रहते हैं, प्रोटेस्टों की तरफ रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो उनका विद्रोह होता है बाद में कैथोलिकों का, उसमें जो है अंग्रेज जब सहायता देंगे किसको, प्रोटेस्टों को, तो इसमें कैथोलिक जो है इसमें कुचल दिया जाता है, निर्ममता से कुचला जाता है। कहने का मतलब कि अगर देखेंगे तो उन्हें चाहे हत्याएं लेकर या किसी भी तरह निर्मम तरीके से उनको कुचल दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो वोल्फ टून और यूनाइटेड आयरिशमैन रहते हैं वो 1789 में इनके जो विद्रोह असफलता के बाद इनको क्या होता है, वहां पे 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ने शामिल कर लेते हैं। और वो जो शामिल करते हैं वो जो है कोई संधि के तरीके से नहीं, वो बलपूर्वक उसको शामिल कर लेते हैं। किसको? आयरलैंड को। और आयरलैंड किसमें अब ग्रेट ब्रिटेन का भाग बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर नए ब्रिटानी जो राष्ट्र का निर्माण किया यहाँ पे होता है। और नए ब्रिटानी राष्ट्र का जो निर्माण होता है तो क्या यहाँ पे क्या किया जाता है कि यानी कि आयरलैंड को शामिल करने के बाद जो अंग्ला संस्कृति होती है उसका बहुत खूब यानी कि प्रचार किया जाता है अंग्ला संस्कृति के बाद। और क्या होता है, ब्रिटानी के जो प्रतीक रहते हैं उनका प्रतीक चिन्हों और झंडों, उनका प्रतीक चिन्हों का बहुत प्रचार किया जाता है। झंडों को उनका जो एक नया झंडा का रूप दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रगान होते हैं वो राष्ट्रगान का वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, खूब बढ़ावा देने के बाद जो उनके ये ग्रेट ब्रिटेन के जो पुराने राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं उनको सिर्फ एक जो है सहयोगी के ही रूप में वो रह जाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल नहीं रह पाता।
लेकिन वो भी उसमें क्या है शामिल रहते हैं। इस तरह हम इस जो है पहले चैप्टर की तीसरी पार्ट की वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे जो है राष्ट्रों का एकीकरण हुआ। एकीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से बता दें किसका किसके एकीकरण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जो अभी सबसे लास्ट में बता रहे हैं किसका, आयरलैंड का बता रहे हैं। और इसके पहले जो हम आपको बताए हैं जर्मनी के बताए हैं कि जर्मनी का कैसे जो है निर्माण हुआ और इटली का कैसे निर्माण हुआ, और इसके साथ साथ फिर ब्रिटेन को बताएं कि ब्रिटेन में कैसे अजीबोगरीब दास्तां रही। इसके साथ साथ बात करते हैं कि अब यहाँ पे क्या आयरलैंड का कैसे हल हुआ, आयरलैंड कैसे बना, ग्रेट ब्रिटेन में कैसे शामिल हुआ। और यहाँ देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जब का गठन होता है तो उसमें किसको शामिल कर लिया जाता है, आयरिश को शामिल कर लिया, ये जो लोग होते हैं वो उसको शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे कैसे जो है उथल पुथल के बाद कितने जो है राष्ट्र एकीकरण होता है। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई है। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना जो होती है पार्ट 4 में, ये हेडिंग जो है पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जो है आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।